हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। आशा एडुटेक। आज के इस लर्निंग ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे सीबीएसई का क्लास 8 का साइंस का यूनिट 13 जो कि है साउंड। आज के इस चैप्टर में हम लोग इससे रिगार्डिंग जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है, जितने भी टर्म्स है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग को कवर करनी है। यहाँ पे जो टॉपिक की रिगार्डिंग में बात करूं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेली लाइफ में साउंड कैसे एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में भी समझेंगे। इसके एक इसके जो वेव काइंड को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ वेव को भी देखना है। इससे आप भी ये जो वेव प्रॉपर्टीज है, मतलब इससे रिलेटेड जो टर्म्स है उसको भी हम लोग देखेंगे। कंडीशन क्या होता है कोई साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए, ये भी यहाँ पे कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग स्पीड ऑफ साउंड, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ऑडिबल इनऑडिबल साउंड्स, ह्यूमेन्स ईयर्स के बारे में जो हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन है कि किस रिगार्डिंग हम लोग ऐसे किस तरीके से हम लोग सुन पाते हैं किसी भी साउंड को, तो ये सारे चीजों को हम लोग कहाँ पे समझने को मिलेंगे, ह्यूमन ईयर्स में। इसके साथ साथ हम लोग जो बोलते हैं उससे साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ये सारी चीजों को हम लोग को इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ और भी बेसिक और इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग वन बाय वन सबको कवर करते हैं। साउंड इन डेली लाइफ की अगर मैं बात करूं कि कैसे साउंड हम लोग के डेली लाइफ में ऐसे मतलब एग्जिस्ट करता है, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो कुछ हम लोग पहले एग्जाम्पल देखते हैं जो हम लोग अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व किए हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लोग आपस में ग्रुप सिंगिंग करते हैं, या लोग आपस में बात करते हैं, या रास्ते पर आप एम्बुलेंस जाते देखते होंगे, या बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। चाहे इस तरह का कोई भी एक्टिविटीज हो, तो कॉमन वे में अगर मैं बात करूं तो सब में कॉमन क्या देखने को मिलता है, कुछ हो या ना हो सब में साउंड कॉमन है। हर जगह पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, हर जगह से आवाज आ रही है। चाहे सिंगिंग हो रही हो, चाहे बात हो रही हो, चाहे एम्बुलेंस का सायरन चल रहा हो, चाहे बच्चे खेल रहे हो, हर जगह पे एक ही चीज कॉमन है, वो है साउंड। इसी तरीके से आप अगर अपने आसपास में बहुत सारे चीजों पे बहुत तरीके से फोकस करो तो हर जगह पे कोई ना कोई फॉर्म में अपना साउंड जो है देखने को मिलता है, और हर जगह से साउंड सुनाई देता है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग इसको पहले ऐसे समझते हैं कि साउंड एक्चुअली में है क्या। तो अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस साउंड, तो सिंपली वी कैन डिफाइन इट कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट सेंसेशन टू हियरिंग। ये क्या है, ये हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर पाते हैं, साउंड को सुन पाते हैं, या इसको हम लोग सुन पाते हैं, जिससे हम क्या होता है कि किसी भी चीज को हम लोग महसूस कर पाते हैं या सुन पाते हैं। इसी के हेल्प से हम लोग आपस में बातचीत कर पाते हैं। इट हेल्प्स टू, या साउंड क्या बोलेंगे, साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट। इट इज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर विदाउट साउंड। अगर साउंड नहीं होगा तो बातचीत करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब कुछ बेसिक टर्म्स है, लेकिन ये जो बोले ना बच्चों वाले कॉन्सेप्ट के, बच्चों के जो डिफिनेशन होते हैं कि बच्चे अपने, अगर आप लोग को अगर सिंपली डिफाइन करना हो साउंड को, तो सिंपली क्या बोल सकते हो, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट सेंसेशन टू हियरिंग। तो ये हमारा ऊर्जा का या एनर्जी का एक ऐसा सोर्स है जिसके कारण हम लोग किसी चीज को जो भी सुनते हैं उसको महसूस कर पाते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जो कि एक टर्निंग फॉर्क जो पॉइंट ए पे है, पॉइंट बी पे जो कोई खड़ा है, वो यहाँ से जो भी साउंड प्रोड्यूस हुआ, जो भी वाइब्रेशंस हुआ, उसको इजीली ये क्या कर पा रहा है पॉइंट बी पे इसको सुन पा रहा है। तो ये क्या चीज किसके कारण ये पॉसिबल हो पा रहा है, ये साउंड के वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है कि इस वाइब्रेशंस को ये पर्टिकुलर तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहा है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि साउंड ट्रेवल कैसे करता है, साउंड किस तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है और इसको हम लोग सुन पाते हैं या महसूस कर पाते हैं। तो सिंपली इसके रिगार्डिंग हम लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि साउंड इज अ काइंड ऑफ वेव। हाउ, ठीक है, तो इस चीज को हम लोग पहले समझते हैं। तो सिंपली अगर डिफाइन करने की बात करूं साउंड वेव को, तो हम लोग बोल सकते हैं साउंड वेव इज अ फेनोमेनन और डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर from one point to another without any direct contact between the points. So sound is considered as the wave या as a wave। बात ये होती है कि पॉइंट ए पर जो भी हमारा पॉइंट साउंड प्रोड्यूस हुआ, या
पॉइंट बी पे जो कोई भी इसको सुन पा रहा है, तो ये दोनों पॉइंट में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होती है, ये दोनों जो हमारा पॉइंट है आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जिसके कारण हम लोग इस साउंड को सुन पाते हैं, तो ये किसके हेल्प से, ये वेव के हेल्प से। क्योंकि वेव का एक प्रॉपर्टीज है, वेव अपने आप में आप कहता है, क्या बोलता है, वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वेव का एक प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर, एक जो बोला जाए एक सर्टेन टाइम पीरियड में एक पीरियोडिक कंटिन्यूअस ऐसे मतलब ऐसे बोल सकते हो कि रिपीट होने वाला डिस्टर्बेंस है, जिसके साथ साथ में क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर होता है वन पॉइंट टू अनदर। तो ये जो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है वो किस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे, तो पहले इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये जो देख पाएंगे इस पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में, तो नोटिस कीजिए यहाँ पे कि यहाँ पर जो हमारा वाइब्रेशंस पार्टिकल्स है या जो भी हमारा यहाँ पर पार्टिकल्स है, आप देख पा रहे हैं कि कहीं पे ये फैला हुआ है तो कहीं पे सिकुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से एक सक्सेसिव वे में कहीं पे फैला हुआ सिकुड़ा हुआ तरीके से कंप्रेस भी किया हुआ है, रेयर फैक्ट भी हुए हैं। और अगर इसको अलग तरीके से और अच्छे से समझना चाहे तो एक वेव को यहाँ पे जनरेट किए हुए हैं। आपने ये स्प्रिंग टाइप का ये जो आपने डायग्राम देख रखा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेव को जनरेट कर रहा है, ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के हेल्प से, इसी वेव के हेल्प से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमारा जो वाइब्रेशन से जो डिस्टर्बेंस हुआ है वो क्या हो पा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल हो पा रहा है, ठीक है, विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट। यहाँ पर पॉइंट ए या पॉइंट बी में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। तो किसी भी साउंड को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट टू ट्रेवल करने में कौन हेल्प करता है, उसका साउंड वेव है से हेल्प करता है। तो साउंड में क्या होता है, एक वेव प्रॉपर्टीज होता है जिसके हेल्प से इसके जो एनर्जी पार्टिकल्स है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करता है विदाउट कॉन्टैक्टिंग या विदाउट एनी कॉन्टेक्शंस ऑफ बोथ पॉइंट। चाहे पॉइंट ए से बीच बी के बीच की मैं किसी भी तरह की बात करूं, यहाँ दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो वेव के हेल्प से ही हम लोग क्या हो पाता है, कोई भी हमारा जो साउंड साउंड पार्टिकल्स है वो किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक वो ट्रेवल करती है। तो इसको ज्यादा जितना भी हम लोग समझे, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे हम लोग समझेंगे कि साउंड इज अ काइंड ऑफ वेव। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सिंपली हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वेव को पहले हम लोग समझ लें ताकि हम लोग ये कैटेगराइज कर पाएंगे कि विच काइंड्स ऑफ वेव लीड्स इंपॉर्टेंट रोल इन साउंड वेव। तो इसी में से अगर मैं वेव को थोड़ा बहुत ऐसे डिफाइन करना चाहूँ तो पहले हम दिखा सकते हैं कि वेव जो होते हैं इसके दो टाइप्स हैं, एक है मैकेनिकल वेव, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स जो पढ़ना है वो है मैकेनिकल, जिसके अंडर में क्या होता है, इसको है ऐसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। मैकेनिकल वेव में क्या जरूरत होती है, रिक्वायर्ड है मीडियम। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अगर यहाँ पे मैकेनिकल वेव की बात करें तो यहाँ पे भी इसके वेव दो टाइप है, एक है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा है ट्रांसवर्स, ठीक है। और हम लोग जो साउंड की बात कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, वो किसके टाइप्स में आता है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ट्रांसफर वेव की बात करूं तो जितने भी रिफिल्स हम लोग वाटर में देखते हैं या किसी लिक्विड में देखते हैं वो किसका है से मतलब टाइप है, और ट्रांसफर वेव का। तो इसके दोनों के बारे में हम बहुत अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जस्ट मैं एक ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि इसके अंदर में कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स लाइक करते हैं। तो दिमाग में इतना ही रखिएगा कि जितने भी रेज है, ठीक है, जितना भी रेज है, जितने भी लाइट प्रॉपर्टीज का कैरी करने वाले हमारे जो भी ऐसे मतलब ऐसे पार्टिकल्स है, वो सारे किसके फॉर्म में हमारा ऐसे काउंट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जिसमें से कि लाइट को काउंट किया जाता है, माइक्रोवेव्स को, इंफ्रारेड, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स। तो जितने भी इस तरीके का हमारा क्या है लाइट प्रॉपर्टीज को फॉलो करने वाले ऐसे मतलब पार्टिकल्स या मीडियम्स है, ये चीजें हैं, ऑब्जेक्ट है, इसको क्या होता है, ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो ये जिसमें मीडियम की जरूरत ना पड़े वो हम लोग दिमाग में रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग जो कवर करने वाले हैं अभी वो है मैकेनिकल वेव। तो चलिए वन बाय वन इसको समझते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम लोग ऐसे देखने से पहले आप इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करें। आप देख पा रहे हो कि एक पैरेलल लाइन में ये क्या कर रहा है, मूवमेंट यहाँ पे हो रही है। एक लाइन नीचे से लेते, एक लाइन ऊपर की ओर से लेते,
तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और इसी पैरेलल लाइन के बीच में हमारा जो मोमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर इस वेव का, तो ये इस तरह का जो वेव होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव हमेशा पैरेलली ऐसे ट्रेवल करता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, और इसके बीच में जो हम लोग ऐसे गैप देख पा रहे हैं या फिर श्रिंक पार्ट देख पा रहे हैं, इसको भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो जहां पे हमारा श्रिंक पार्ट है, ठीक है, जहां पे कंप्रेस पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन, लेकिन जहां पे ये फैला हुआ पार्ट है, स्प्रेड आउट, आप जो देख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो प्रॉपर्टी बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। ये जब ट्रेवल करता है तो दो तरीके का प्रॉपर्टी इसमें देखने को मिलता है, एक होता है कंप्रेशन और दूसरा होता है रेयरफैक्शन। जिस तो ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन जब हम लोग स्पीकर वाले में इमेज में देख रहे थे, तो यहाँ पर भी जो साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है, हमारे कानों तक पहुंच रहे हैं, ये किसके कौन से वेव के हेल्प से हमारा ट्रेवल कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल। और यहाँ पर भी आप जो देख पा रहे थे कि एक जगह पे कंप्रेस है, दूसरे जगह पे हमारा पूरी तरह से स्प्रेड आउट है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें भी रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन प्रॉपर्टी आप देख पाएंगे इस वेव का, जिसके कारण हमारा जो साउंड पार्टिकल्स है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे वेव के साथ ट्रांसफर होती है। ठीक है, चलिए इसी चीज को यहाँ पे हम लोग ने लाइन कुछ ऐसे मतलब स्टेटमेंट में मेंशन करा है, क्या बोलेंगे, when particles of the medium travel parallel to the direction of the wave motion by means of successive compression and rarefaction। जब पर्टिकुलर कर्मागत जो बोले एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जब हमारा इस तरीके से जो हमारा ऐसे वेव देखने को मिलता है, मूवमेंट देखने को मिलता है, ये किस तरीके का हमारा ऐसे वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल। इसमें दो चीजें एकदम जो कॉमन है देखने को मिलता है, एक है कंप्रेशन जिससे समझेंगे कि पूरी तरह से श्रिंक एरिया, और रेयरफैक्शन जो पूरी तरह से फैला हुआ। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारा कहाँ पे देखने को मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसीलिए जो साउंड कहीं से भी आप नोटिस करते होंगे कि साउंड जब आपके कानों तक पड़ती है, चाहे कहीं से भी आ रही हो, तो आप नोटिस कर पाएंगे कि जब आप उसके डायरेक्शन में होते हैं तो वो आपको बहुत ही फ्लैक्चुएट वे में बहुत ही डायरेक्टली क्लियर सुनाई पड़ता है, लेकिन जब आप उसके जस्ट अपोजिट हो जाते हैं तो आपको वो फ्लैक्चुएटेड वे में सुनाई पड़ना स्टार्ट हो जाता है। कभी लगता है कि कम आ रहा है तो कभी लग रहा है कि ज्यादा आ रहा है। तो ये जो कम और ज्यादा वाला जो सिस्टम है जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये उसमें कहीं ऐसा नहीं कि कहीं वॉल्यूम कम किया जा रहा है, कहीं वॉल्यूम ऐसे अप किया जा रहा है। ये सारे चीजें जैसे जैसे डिस्टेंस होते हैं इसके ऐसे सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन, उसके बीच में एक वेव ऐसे अपना काम कर रहा है, जो कभी क्या होता है आपस में सबको बहुत ही ज्यादा कर देता है तो कभी दूर तक फैला देता है, जिसके कारण ये जो हमारा साउंड का पार्टिकल्स है कभी कभी आपस में जब मिलते हैं तो बहुत ज्यादा साउंड सुनने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे ये फैलते जाता है तो कम साउंड देखने को मिलता है। तो ये सारा प्रॉपर्टी फुलफिल करता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। इसीलिए आप अपने आसपास में कभी कभी जब किसी को बोलते हुए सुनते होंगे तो कभी लगता है कि आपके कानों तक आवाज बहुत ही ज्यादा आ गया, तुरंत आ गया, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत अगर कोई दूर से बोल रहा है तो आप देखेंगे कि उसका आवाज आ तो रहा है लेकिन कभी आते आते कम हो गया। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग और बारीकी से आने वाले क्लासेस में समझेंगे, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, साउंड जब भी ट्रेवल करेगा तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की हेल्प से ट्रेवल करेगा। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए क्लियर हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग वहां पे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट अब हम इसके आगे देखेंगे ट्रांसवर्स वेव को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ट्रांसवर्स वेव के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी वेव हमारा जो है ट्रेवल करते हैं, वो लेकिन कैसे करते हैं देखिए, इट इज अ वेव डेट वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव और पाथ ऑफ प्रोपागेशन। ये जहां से भी प्रोड्यूस होता है, ये जब भी मूवमेंट करेगा तो एक परपेंडिकुलर वे में ही ऐसे मतलब मूवमेंट करता है। तो एक ऐसा वेव जब भी उसका मूवमेंट एक परपेंडिकुलर वे में ही हमारा अपने पाथ की ओर बढ़ते हुए ऐसे जाता है, तो इस तरह का मूवमेंट को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो चलिए इतना ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए इस डायग्राम से समझते हैं। ये पॉइंट ए से हमारा ऐसे कोई वेव चलना स्टार्ट हुआ और ये पहुंचा है पॉइंट बी तक। तो आपने यहाँ पर नोटिस कर रखा है या करना है कि ये वेव स्टार्ट तो हुआ एक अपने मीन पोजीशन जो ओ है, यहां से एक बार बहुत ही ऊपर गया, फिर वो नीचे की ओर आया, फिर वो ऊपर की ओर आ रहा है, लेकिन इसके बीच में आप देख पा रहे हैं कि जब ये भी अपने मीन पोजीशन से जितने भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, उसके बीच में कहीं ना कहीं हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है।
उसके बीच में हमारा एक 90 डिग्री बन रहा है। तो इसी से ये है से पूरी तरह आइडेंटिफाई होता है कि ऐसा वेव जो अपने पाथ ऑफ प्रोपागेशन से जिस तरीके से वो मूवमेंट करता है, तो हमेशा वहां पे क्या करता है, उसका वाइब्रेशन जो है एक परपेंडिकुलर वे में ही आगे बढ़ते हुए जाता है। जैसे कि नीचे वाला डायग्राम को हम नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एक पर्टिकुलर हमारा पर देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे एंगल हम लोग यहाँ कंसीडर किए। ये वेव जब भी पार हो रही है तो इस 90 डिग्री को फुलफिल करते हुए आगे बढ़ रही है। ये हमेशा जब भी फ्लैक्चुएट होते हुए जा रहे हैं तो उसके बीच में जितने भी गैप बन रहे हैं वो 90 डिग्री पर ऐसे पूरी तरह से आगे बढ़ती जा रही है। तो इस तरह का जो कुछ भी हमारा वेव मूवमेंट, ट्रेवलिंग मूवमेंट जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये किसमें देखने को मिलता है? ये ट्रांसवर्स वेव में। ट्रांसवर्स वेव मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एक वेव कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको कैरी किया है। इसमें जो देखने को मिलता है, जो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल में दो प्रॉपर्टी को देखे थे, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे थोड़ा सा नाम वही रहता है लेकिन इसमें नाम बदल जाते हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे क्रिस्ट एंड ट्रॉ को। तो क्रिस्ट एंड ट्रॉ कहाँ पे होता है ट्रांसवर्स वेव में, उसको हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो इसमें से जो फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रही है मेन पॉइंट से, तो जितना ही अपने मेन पोजीशन से अपर साइड में फ्लैक्चुएट हो रहे हैं या लोअर साइड में फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, इसके बीच में जो ये हमारा एंगल भी जो जनरेट हो रहा है, बन रहा है, तो हम लोग देख पाएंगे कि जो अपर साइड वाला जो डिस्टेंस है मेन पॉइंट से, जो अपर साइड की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोले, वहां से क्या बोलते हैं, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जब मेन पोजीशन से जितना भी फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है कोई भी वेव का, यहाँ पर वो क्या शो करता है, उसका एम्पलीट्यूड को। ठीक है, लेकिन जो अपर साइड वाला हमारा जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है? क्रेस्ट कहलाता है। जबकि नीचे साइड वाला जो हमारा पोर्शन है वो क्या कहलाता है? ट्रॉ कहलाता है। तो इस तरीके से हमारा हमने यहाँ पर समझना है कि किस तरीके से क्रेस्ट एंड ट्रॉ का ऐसा कॉम्बिनेशन हमारा ट्रांसफर वेव को फुलफिल करता है। तो सिंपली ये देखा कहाँ पे जाता है, तो उसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं, एक यहाँ पर वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉर्क है जिसको वाटर से भरे ग्लास में भर डाल दिया गया है, और डालने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक रिपल से जनरेट हो रहा है। एक वाइब्रेशन के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिपल जनरेट हो रहा है, और ये मूवमेंट करते हुए कॉर्नर तक अपना ऐसे आएगी। जैसे कि आप लोग भी अपने घर के आसपास के तालाबों में भी नोटिस किया होगा कि कभी आपने अगर किसी छोटा सा अगर पत्थर ले लो, स्टोन ले लो, जब आप उसको वाटर के ऊपर उस तालाब में थ्रो करते हैं, तो जहां पे भी वो स्टोन जाके गिरता है वहां से एक बड़ा सा एक रिपल जनरेट होता है, और वो तब तक ऐसे ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ता है जब तक वो अपने पूरी तरह से किनारा तक ना आ जाए। तो ये सेम चीज यहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरह का जो मूवमेंट आप नोटिस करते हैं, जो चाहे आपके तालाब के वाटर की बात हो या किसी लिक्विड की बात हो, वो किसको शो कर रहा होता है? वो ट्रांसफर वेव को। ठीक है, तो दिमाग में इतना ही रखना है। जब हम किसी मीडियम की बात करें लिक्विड को छोड़कर, तो वहां पे बात करेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव की, लेकिन जब किसी लिक्विड के बेसिस पे जो वेव जनरेशन की बात करेंगे तो वो हमारा होता है ट्रांसवर्स वेव। आई होप यहां तक आपका क्लियर हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या ऐसे प्रॉपर्टीज है हमारे ट्रांसफर वेव से रिलेटेड हो या और भी वेव के रिगार्डिंग, जिसको हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। तो सिंपली यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो वेव में हम लोग को देखने को मिलता है जब वेव जनरेट होती है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारा अगर यहाँ से एक वेव जनरेट स्टार्ट हुआ है, जनरेशन स्टार्ट हुआ पॉइंट ओ से, और पॉइंट पी तक ये हमारा ट्रेवल करते हुए गया। तो इसमें क्या क्या ऐसे ऐसे हमारे प्रॉपर्टीज है जो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग नोटिस करेंगे जो मीन पोजीशन से सबसे बड़ा जो हमारा फ्लक्चुएशन दिखने को मिलता है, चाहे ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर, उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, और ए को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड यहां पर मान लेते हैं A1 है, चलो नहीं यहां पर मानते हैं, अगर ये हमारा A1 है, यहां पर A2 है, तो A1 से लेकर A2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है किसी वेव में, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और ये इससे क्या रिप्रेजेंट होता है? उसका कितना हमारा ऐसे मतलब
फ्लैक्चुएशंस हुए मेन पोजीशन से, उसके एम्पलीट्यूड को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारा टाइम लगता है यहाँ पर, इस तरीके से जो हमारा सक्सेसिव क्रिस्ट बनता हो या फिर हमारा ट्रॉ बनता है, ये जो सक्सेसिव जो डिस्टर्बेंस के बेसिस पे क्रिस्ट है यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारे क्रिस्ट की बात करो या यहाँ पे हम लोग ट्रॉ की बात करो, तो ये जो सक्सेसिव यहाँ पर देखने मिल रहा है, तो जितना हमारा टाइम यहाँ पर लगता है, इसी टाइम को, टाइम टेकन को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, उसी के साथ साथ ये जितने बार ये हमारा जो है से वेव जनरेट होते हुए आगे बढ़ा, जहां तक बढ़ा है, जितने बार ये मेन पोजीशन से हमारा क्या किया है, क्रॉस करते हुए आगे बढ़ा है, यही हमारा क्या शो करने की कोशिश कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग न्यू से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। तो चलिए यहीं से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये जो सैंपल आप देख पा रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लैम्बडा। लैम्बडा को किसको रिप्रेजेंट करता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम क्रिस्ट टू क्रिस्ट, क्रिस्ट टू क्रिस्ट की बात कर ले या ट्रॉ टू ट्रॉ की बात कर ले। इसके साथ साथ सी जो होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ मोशन ऑफ क्रिस्ट और ट्रॉ। इसके साथ टाइम पीरियड की बात करो तो टाइम बिटवीन द पैसेज ऑफ सक्सेसिव क्रिस्ट। ठीक है, तो जितने पासेस ऑफ सक्सेसिव क्रिस्ट होते हैं, जितना टाइम लगता है, उसको टाइम टेकिंग को बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कैसे हम लोग बोलते हैं, इसको कैसे डिनोट करेंगे, डिफाइन करने के लिए सिंपल सी बात दिमाग में रखना, नंबर ऑफ क्रिस्ट पासेस पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना क्रिस्ट पास किया है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम लोग काउंट करते हैं। और एम्पलीट्यूड को दिमाग में एकदम सिंपली रखना है, डिस्टेंस फ्रॉम लेवल ऑफ क्रिस्ट और लेवल ऑफ टॉप फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जितना भी फ्लैक्चुएशन, जिसको हम बार बार फ्लैक्चुएशन बोल रहे हैं, मतलब वो डिस्टेंस जितना हो पा रहा है मीन पोजीशन से, चाहे वो क्रिस्ट की हो या टॉप को, वो किसको शो करेगा, एम्पलीट्यूड को। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये वेवलेंथ चलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो वेवलेंथ चलते हुए जो नोटिफाई हो रहा है, क्या दिखाने की कोशिश कर रही है कि जितना भी यहाँ पर क्रिस्ट हमारा है से आपस में है से मतलब कनेक्ट होने की कोशिश हो रही है, ये सारे क्रिस्ट आपस में मिलकर ये वेवलेंथ को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके और भी डिफाइन कर देते हैं इसको। एम्पलीट्यूड को कैसे समझेंगे, द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच वाइब्रेटिंग बॉडी मूव्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन। अभी भी वही बात मैं बोल रहा हूँ, जो मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्टेंस होता है किसी भी वाइब्रेशंस बॉडी का, वही उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, और इसका जो एसआई यूनिट है ये है मीटर। ये क्या है, मीटर। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल ऑफ द मीडियम फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। और एसआई यूनिट क्या होता है टाइम का, हमेशा सेकेंड ही होगा। तो टाइम पीरियड को अगर मैं बात करूं फॉर्मूला में, तो द टाइम पीरियड इक्वल टू होता है टाइम बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। तो एक बात यहाँ पर और भी हम लोग आगे थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, फिर समझाता हूँ। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एंड ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना भी ऑसिलेशन कंप्लीट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी वाइब्रेटरी बॉडी का, वो क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट भी करते हैं न्यू इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हर्ज में, जिसको डिनोट करते हैं hz में। और ऑसिलेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट मीन पोजीशन इज नॉन एज वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। तो जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, ये हमारा एक थ्रेड से एक बॉब है से मतलब लगाया गया है, इसको जब मीन पोजीशन से एकदम थोड़ा सा क्या बोला जाए, इसको ऐसे नॉक किया जाता है या फिर यहाँ पर टच किया जाता है, तो ये मूवमेंट करना स्टार्ट होता है। और ये मूव करके कभी कभी क्या होता है, पॉइंट अपने मीन पोजीशन से कभी यहाँ पे पहुंचा, फिर ये क्या हुआ, फिर यहां से चलते हुए फिर यहां तक आया। तो ये जो हम लोग देख पा रहे हैं, अपने मीन पोजीशन से चलते हुए यहां से फिर यहां तक, यहां से यहां और यहां से यहां, ये जब पूरे को हम लोग काउंट करेंगे तो ये कंप्लीट 1 ऑसिलेशन हुआ इसका। तो इस तरीके से बात होती है कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूवमेंट में एक कंप्लीट तरीके से वो अपने आप में कंप्लीट ऐसे मतलब वाइब्रेशंस को पूरा करता है,
वो उसके लिए एक ऑसिलेशन को काउंट किया जाता है। तो इसको इस तरीके से भी ना समझ के एक यहाँ पे भी समझते हैं। अगर ये हमारा मेन पोजीशन है, यहां से एक हमारा वाइब्रेशन हुआ, ठीक है। अब वाइब्रेशन होने के बाद हमारा जो वाइब्रेशन है ट्रांसफर वेव कुछ इस तरीके से चला, यहां से लेकर यहां तक, पॉइंट इस जगह से लेकर इस जगह तक हमने हाफ ऑसिलेशन देखना, फिर यहां से लेकर यहां तक हाफ ऑसिलेशन। लेकिन इसी हाफ ऑसिलेशन को आपस में मिला दें तो ये एक देखा जाए तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। तो ये जो कंप्लीट ऑसिलेशन होने में जो हमारा टाइम लगता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, जो यहाँ पे अभी हमने डिफाइन किया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी आप लोग क्लास 8 के हो, तो ये बस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जो आप लोग को बता दिया, लेकिन आपके आने वाले अपकमिंग क्लासेस में इसको और डिटेल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर के मेन पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि यहां तक जो वेव की रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट है हमने क्या क्या इसमें देख लिया। वेव क्या होते हैं, वेव के कितने टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स में जो लॉन्गिट्यूडनल के लिए जो हमारा मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव में कितने टाइप्स है, उसमें से हम लोग ने 2 देखा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो वेव है उसमें कौन सा हम लोग काउंट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ने ट्रांसवर्स को भी यहाँ क्लियर किया, और वेव से रिलेटेड जितने भी हमारे टर्म्स है उसको भी हम लोग ने क्लियर किया। अब हम लोग बढ़ते हैं कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग अ साउंड। क्या ऐसा कंडीशन हम लोग को ऐसे मतलब फुलफिल करना होगा जिससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो 3 चीजें हैं यहाँ पर जो हमेशा दिमाग में रखना है। एक है आपका वाइब्रेटिंग बॉडी, एक होता है मीडियम टू ट्रेवल, और एक होता है रिसीवर जो सुन सके। ठीक है, तो देखते हैं कैसे, वन बाय वन सबको समझते हैं। जरा सा इस पिक्चर को आप नोट एकदम ऑब्जर्व करें। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि एक जो यहां पर देख रहे हो, एक बंदे ने क्या करा है कि एक रबड़ बैंड को एक पॉइंट से दूसरे अपने उंगली तक में खींचकर उसको रखा, और दूसरी बात अपनी उंगली से उसको टच करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण भी क्या हो रहा है, वहां टू एंड फ्रो मूवमेंट जनरेट हो गया और वहां पे भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गया है। उसी तरीके से जब यहाँ पर एक पेन लिया गया है, उस पर एक स्पून से स्ट्राइक किया गया, तो वहां भी एक बहुत वाइब्रेशन हमारा ऐसे स्टार्ट हो गया है। तो सिंपल यहाँ पर देखने को मिला कि साउंड वहीं पे प्रोड्यूस होगा जहां पे कुछ ना कुछ वाइब्रेशन हमारा प्रोड्यूस होता है। इसलिए हम लोग यहाँ देखेंगे कि सबसे पहला कंडीशन है साउंड के लिए कि वाइब्रेटिंग बॉडी होना ही चाहिए, जिसमें कि कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया जा सके। तो वही बोलेंगे, द रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट of and about a fixed position is called vibration, which is responsible for producing sound। कि कोई भी हमारा जो वाइब्रेशनिंग बॉडीज है जो अपने फिक्स पोजिशन पे टू एंड फ्रो मूवमेंट करता, यही टू एंड फ्रो मूवमेंट को हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। और जहां पे वाइब्रेशन होगा बच्चे, वहां पे अपना दिमाग में हमेशा रख लेना, वहां पे साउंड है। तो एक साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, तभी हम लोग सुन पाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए ये सुनना पॉसिबल नहीं है। तो साउंड रिक्वायर्ड है मीडियम टू ट्रेवल, इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमारे पास एक कंटेनर, उस कंटेनर को पूरी तरह से पैक कर देना है, उसमें एक पाइपलाइन लगाना है। ठीक है, उस पाइपलाइन को करना क्या है उसको बाद में हम लोग देखते हैं। उस कंटेनर में क्या करना है, एक मोबाइल को रखकर पूरी तरह से पैक कर देना है। और जब पैक कर देंगे उसके बाद उसमें से एक ऐसे पाइपलाइन को लगाकर क्या करना है, उसमें उसको पूरी तरह से क्लोज कर देना है, पूरी तरह से पैक कर देना है। अब उस कंटेनर में एयर के अलावा कुछ नहीं है। अब हमको क्या करना है, फिर उस जो सेलफोन को हम लोग अंदर रखे उसमें फोन कॉल करेंगे, दूसरे फोन से कॉल करेंगे। तो हम लोग नोटिस करेंगे कि जब उसमें कॉल आ रही है तो उसकी आवाज हमारे कानों तक सुनाई पड़ रही है। तो अभी तो आवाज सुनाई पड़ रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ से आवाज पे रिड्यूस हुई और हमारे कानों तक क्या है कि ये जो रिंग हो रहा है ये सुनाई पड़ रही है। लेकिन अब क्या करना है, जब उसी पाइप जो उससे लगा हुआ है जिसमें से कि पूरी तरह से एयर को क्लोज कर दिया गया था, अब उस एयर को वहां से निकाल देना है। अब उस एयर को क्या करना है, निकाल देना है। अब निकालने के बाद क्या करना है, फिर से कॉल लगाना है। तो जैसे ही वो एयर वहां से बाहर निकला, तो हम जब कॉल लगाते हैं तो हम लोग देखेंगे कि जो रिंग हो रही है उस
उस सेल फोन में, वहां से कोई भी आवाज उतना सुनने को नहीं मिलता है। तो सिंपल सी बात यहां पर प्रूव होता है कि वैक्यूम में हमारा साउंड कभी ट्रेवल नहीं कर सकता। वैक्यूम में सिर्फ लाइट ही एक ऐसा चीज है, रेज ही ऐसा चीज है जो हम लोग को ट्रेवल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन साउंड जो है वैक्यूम में बिल्कुल ऐसे ट्रेवल नहीं करता है। यही एक रीजन है कि स्पेस में वैक्यूम होने के कारण पूरी तरह से वहां पे एकदम क्या बोलते हैं, एयर का ऐसे प्रेजेंस नहीं होने के कारण लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज पूरी तरह से प्रूव करती है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और किस किस तरह का मीडियम की जरूरत होती है इसको आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अ रिसीवर। रिसीवर मतलब जो उसको सुन सके। अगर कोई स्पीकर है तो एक हमारा ऑडियंस भी तो होना चाहिए, एक लिसनर भी तो होना चाहिए। तो अगर साउंड हमारा प्रोड्यूस हो गया, साउंड ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया, तो जब कोई उसको ऑब्जर्व करेगा, रिसीव करेगा, तभी तो कह पाएगा कि हमारे कानों तक कोई आवाज आई। तो साउंड के 3 कंडीशन है बच्चे। क्या कंडीशन है? फर्स्ट है हमारा एक वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, एक हमारा वाइब्रेटिंग बॉडी की बात करेंगे यहां पर। एक है हमारा वाइब्रेटिंग बॉडी, तो दूसरा है हमारा क्या चाहिए, मीडियम, जिसके हेल्प से वो ट्रेवल कर सके। और थर्ड नंबर पे हम यहां पर देख पा रहे हैं, जो थर्ड नंबर पे हमारा है वो है एक रिसीवर। तो इस तरीके से साउंड का प्रोड्यूस होने से लेकर सुनने तक का जो हमारा सिस्टम है कुछ इस तरीके से है। एक जगह पर साउंड प्रोड्यूस होगा वाइब्रेशन से, दूसरे से हमारा ट्रेवल करेगा, तीसरे से हम सुन पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड। जो साउंड हमारा ट्रेवल करता है उसका स्पीड किस तरह का होता है इसके बारे में जानेंगे। चलिए, इस डायग्राम को आप लोग नोटिस करके बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कुछ। अभी आप देखिए कि साउंड ट्रेवल कर रहा है, बस ऐसे ही को एज्यूम करते हुए इस डायग्राम को देखें। सबसे फास्ट कहां पे ट्रेवल किया, आप देख पा रहे होंगे सबसे फास्ट जो ट्रेवल कर रहा है वो कहां पे हो रहा है, सॉलिड में। फिर हमारा किस में हुआ, फिर लिक्विड में, और सबसे लास्ट गैस में। तो इसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड को कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए पहले डिफिनेशन को देखते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इज द डिस्टेंस दैट साउंड वेव ट्रेवल इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। जो टाइम दिया गया उसमें से वो जो हमारा साउंड ट्रेवल करता है उसी से हमारा क्या पता चलता है, स्पीड ऑफ साउंड। जनरली देखिए यहाँ पर साउंड वेव ट्रेवल मोस्ट क्विकली थ्रू द सॉलिड, उस फॉलोड बाय द लिक्विड एंड देन बाय गैसेस ड्यू टू देयर मॉलिक्यूल्स क्लोजर पोजीशन। तो सिंपल सी बात होती है, जो साउंड का स्पीड है सबसे ज्यादा किस में है, सॉलिड में होता है, फिर हमारा किस में होता है, लिक्विड में, फिर होता है गैस में। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो सिंपली हम लोग देख पाएंगे सॉलिड में जो हमारा ट्रेवलिंग है वो सबसे ग्रेटर है, उससे कम हमारा किस में है, उससे कम हमारा लिक्विड में, और सबसे कम हमारा किस में है, गैस में। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ही टर्म बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू। हम लोग यहां पर देखेंगे तो सिंपली क्या बोले, ड्यू टू दियर मॉलिक्यूल क्लोजर पोजीशन। जिसमें जितना ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज होंगे, क्लोजली पैक्ड रहेंगे, उसमें उतना ज्यादा हमारा साउंड क्या करता है, ट्रेवल। अगर यहां पर मैं बात करूं कि एक कंटेनर है हमारा सॉलिड का, तो उसमें देखेंगे कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से इतना एकदम आपस में अटैच होते हैं कि कोई गैप ही नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, और जहां पर गैप ना हो वहां पर हमारा साउंड क्या होता है, बहुत ही इजीली क्विकली वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन वो चला जाता है। आज यही रीजन है कि जब रेलवे ट्रैक पे बात करें कि ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है, तो बहुत को क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक पे कान लगा देते हैं और उससे ही चेक कर लेते हैं कि हाँ इस ट्रैक पे ट्रेन आ रही है कि नहीं। तो ये किसके कारण पॉसिबल हुआ, उसके सॉलिड प्रॉपर्टी, उसका जो ट्रैक्स हमारा जो मेटल के होते हैं उसी के कारण हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, और वहां से उसके जो वाइब्रेशंस हम लोग महसूस कर पाते हैं, तब बोल पाते हैं कि हाँ इस ट्रैक पे हमारा जो ट्रेन आ रही है या नहीं। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं, लिक्विड के कंटेनर में मॉलिक्यूल्स कुछ रहते हैं, लेकिन उसके बीच में क्या होते हैं, कुछ इस तरीके का गैप देखने को मिलता है, जिसके कारण
वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल पर साउंड को ट्रेवल करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन उसी तरीके से अगर मैं गैस की बात करूं तो इसकी तो कुछ भी ऐसे एग्जैक्ट पोजीशंस आपस में क्लोज नहीं रहते हैं। इसके सारे मॉलिक्यूल्स जहां तहां एकदम इतने दूर दूर रहते हैं कि साउंड को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक गैस में जाने में अच्छा टाइम लग जाता है, जिसके कारण सबसे कम जो ट्रैवलिंग स्पीड होता है साउंड का वो गैस में होता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग को दिमाग में रखना, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ट्रेवलिंग का, सबसे ज्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर हमारा गैस। आई होप कि ये आप लोग के लिए क्लियर हो। इससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर एट द 20 डिग्री। सबसे ज्यादा जो बात होती है ड्राई एयर 20 डिग्री पे कितना होता है, 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को माइंड सेट कर लेना है। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब देखेंगे कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में साउंड का क्या क्या होते हैं। तो उसमें से हम लोग को पहला समझना है लाउडनेस के बारे में, सेकेंड है पिच, थर्ड है इंटेंसिटी और क्वालिटी। और डेली लाइफ में अगर आप इस चीज को नहीं आप ऐसे अगर समझ पाओगे तो डेली लाइफ में साउंड के रिगार्डिंग आप कैटेगराइज नहीं कर पाओगे कि कौन सा चीज साउंड का क्या है। इस चीज को बच्चे बहुत ही अच्छे से समझ लो, इसके बाद फिर आपको ऐसे कभी साउंड, जो भी साउंड आप सुन पाओगे, कभी उसमें कंफ्यूजन नहीं होंगी। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट द लाउडनेस, तो लाउडनेस को सिंपली कैसे समझेंगे, हमारे कानों तक कितना ज्यादा आवाज हम लोग ऐसे ऑब्जर्व कर पाते हैं, ये उसके लाउडनेस से हम लोग फील कर पाते हैं। किसी भी साउंड का लाउडनेस को कैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा साउंड में कितना ज्यादा उसका एकदम एनर्जी, क्या बोलेंगे, कितना ज्यादा उसमें आवाज है, कितना ज्यादा एनर्जी है जो आपके कानों तक पहुंच रहा है उसका। तो सिंपली हम लोग बोलेंगे लाउडनेस ऑफ साउंड इज द मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना ज्यादा आवाज आपके तक पहुंच पा रहा है, ये किसको शो करता है, लाउडनेस को। लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। किसी भी साउंड का जो लाउडनेस की बात करूं, जो तेज आवाज की बात करूं या फिर बहुत ही कम आवाज की बात करूं, ये किस पे डिपेंड करता है, उसके एम्पलीट्यूड का। तो उसके इस तरीके का जो प्रॉपर्टीज है, इसी से हम लोग लाउडनेस को काउंट करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, साउंड का जो लाउडनेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा हो जाता है लाउडनेस, या लाउडनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड पे स्क्वायर का। और इसको जो मेजर करने की बात करूं कि कौन सा साउंड में कितना ज्यादा पावर है, तो ये किसके बेसिस पे देखते हैं, कैसे में मेजर करते हैं, तो इसका जो एसआई यूनिट है वो है डिसिबल। हम लोग साउंड लाउडनेस को डिसिबल में मेजर करते हैं। तो कुछ रेंजेज है लाउडनेस को जिसको हम लोग महसूस कर पाते हैं डेली लाइफ में। अगर 1 से 10 है से डिसिबल की बात करूं तो ये क्या होता है, जस्ट ऑडिबल, सुनने लायक होता है थोड़ा बहुत। अगर 10 to 30 की बात करूं तो थोड़ा बहुत ठीक है, ठीक ठाक जिसको बोल सकते हैं। 30 से 50 की अगर मैं बात करूं तो क्वाइट एज नॉर्मल, बहुत अच्छी बात है। बट अब यहां से मैं बात करूं 50 to 70, तो यहां से हमारा साउंड ऐसे लाउड होना थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट हो जाता है। 70 to 90 की बात करें तो वेरी लाउड, बहुत ही ज्यादा ऊंचा हो जाता है। और 90 to 120 ये बहुत ही अनकंफर्ट हो जाता है। हार्ट बीट जो हमारा बहुत तेज होना स्टार्ट होता है ना, डीजे बहुत सुनते हो ना, ये यहीं से स्टार्ट होता है। और 120 से 180 यहीं से तो हार्ट अटैक आना स्टार्ट हो जाता है, पेनफुल। तो ये सब कुछ रेंजेस है हमारे लाउडनेस ऑफ साउंड का, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ में नोटिस कर पाएंगे कि किस तरीके से, किस तरह का लाउडनेस हमारा किसी भी साउंड का है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पिच और श्रिलनेस, कि कोई भी ऐसे मतलब साउंड में कितना ऐसे मतलब तीखापन या किस तरीके से वो हमारे कानों तक पहुंच रहा है और कितना हम लोग उसको समझ पा रहे हैं, ये उसके पिच पे डिपेंड करता है। तो चलिए इस चीज को भी हम लोग समझते हैं। पिच इज द सेंसेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इमिटेड साउंड। कोई भी साउंड कहीं प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे कितना भी दूर में क्यों ना हुआ हो, अगर वो आपके कानों तक पहुंच पा रही है, ठीक है, उसको आप महसूस कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो, आपका दिमाग उसको इंटरप्रेट कर पा रहा है, तो वो क्या होता है, उस साउंड का पिच होता है। द पिच ऑफ द साउंड में दो ही चीज होते हैं,
या तो बहुत ही ज्यादा तेज होगा या तो बहुत ही एकदम सिंपल सा फ्लैटनेस देखने को मिलेगा, जो किस पे डिपेंड करता है, उसके फ्रीक्वेंसी पर, उसके जो वाइब्रेशंस हुए हैं उसके वाइब्रेशंस के फ्रीक्वेंसीज पर देखने को ये चीजें देखने को मिलती है। साउंड विथ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, किसी भी साउंड में अगर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है, इज थ्रिलर एंड हैज द हायर पिच, जिसमें जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसीज होगा उसका पिच भी कितना होगा, बहुत ही ज्यादा। लेकिन साउंड विथ लोअर फ्रीक्वेंसी इज लेस थ्रिल्स एंड ऑफ द लोअर पिच। तो सिंपली हम लोग कहेंगे कि जो पिच होता है पूरी तरह से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जिसमें जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसमें उतना ज्यादा पिच, जिसमें जितना कम फ्रीक्वेंसी उतना कम पिच। मतलब कौन कितना ज्यादा तेज सुनाई पड़ता है आपके कानों तक, ये इसकी फ्रीक्वेंसी से ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम से भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो देख पा रहे हैं इस वेव का फ्रीक्वेंसी बहुत ही मॉडरेट तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो जिसमें जितना ज्यादा लो लो है से फ्रीक्वेंसी होगा उसका पिच भी यहाँ पे क्या है, बहुत ही कम है। उसी तरीके से आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत ही ज्यादा ऐसे फ्रीक्वेंसी देखने को मिल पा रहा है, तो जिस इसमें इसके कारण क्या हुआ, इसका पिच ऑफ साउंड भी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो कुछ यहाँ पर इस डायग्राम के हेल्प से भी हम लोग इस पिक्चर के हेल्प से भी समझते हैं कि किस किस तरह का हमारा पिच होता है, जिससे कि हम लोग ऐसे इसको आइडेंटिफाई कर पाए इसके थ्रिलिनेस को। तो थ्रिलनेस की बात करते हैं तो देखिए सॉफ्टर साउंड में क्या होता है, लो एम्पलीट्यूड देखने को मिलता है, जिसमें जितना ज्यादा लो एम्पलीट्यूड होगा उसका साउंड क्या होगा, उतना ही सॉफ्ट होगा। लेकिन लाउडर साउंड में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एम्पलीट्यूड देखने को मिलता है। और डल साउंड में क्या होता है, बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी, जो ट्रेवलिंग ऑफ दी जो हमारा है से वाइब्रेशन से बहुत ही स्लो होता है, तो उसमें लो फ्रीक्वेंसी। एंड श्रिल साउंड की बात करें जो बहुत ही ज्यादा हम लोग को कानों तक एकदम जो बोलते हैं डायरेक्ट एकदम पड़ती है तो एकदम अजब सा फील होता है, वो हाई फ्रीक्वेंसी के कारण होता है। ठीक है। अब एक चीज और नोटिस कीजिएगा, अगर मैं डेली लाइफ में अगर मैं बात करूं तो अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व किए होंगे। देखिए अ श्रिल साउंड हैज द हायर पिच देन अ डल साउंड। कैसे, एग्जांपल देखिए, अ वुमेन वॉइस नॉर्मली हैज द हायर पिच देन द मेंस वॉइस। क्यों? क्योंकि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वुमेन वॉइस इज हायर देन मेन वॉइस। औरतों के कंपेयर में, सॉरी मर्दों के कंपेयर में, अगर वुमेन मेन के कंपेयर में वुमेन्स में क्या होता है, उसका जो वॉइस का जो पिच होता है बहुत ही ज्यादा होता है, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण वो लोग बहुत ही थोड़ा सा भी चिल्लाए तो लगता है कि कानों मेरा कान फट जाएगा। लेकिन वही अगर मैं हम अगर मेंस की बात करें तो उसके कंपेयर में इसका जो हमारा पिच होता है थोड़ा फ्लैटेड फ्लैटेड वे में भी काउंट कर सकते हैं, सॉफ्टर वे में भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं का जो हमारा वॉइस होता है उसमें हायर पिच देखने को मिलती है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं साउंड का क्वालिटी। जस्ट इमेजिन, तो सिंपली क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर एक ही सेम लेवल में सेम वॉल्यूम में एक जगह पे हारमोनियम को प्ले किया जा रहा है, वहीं पे हमारा गिटार को भी प्ले किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ही इजीली उसको सुन के रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो साउंड है ये हारमोनियम का है, और एक आवाज एक जो साउंड है वो हमारा एकदम गिटार का है। तो ये जो जिसके बेसिस पे आप दोनों के साउंड को अलग कर पाते हैं ना, ये क्या चीज को मतलब शो करता है, उस साउंड के क्वालिटी को। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ देख पाएंगे कि दिस सेम पिच एंड लाउडनेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन डिस्टिंग्विश बाय दियर साउंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्वालिटी। किसी भी साउंड का क्वालिटी के बेसिस पे ही उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, उसके ऑब्जेक्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये हमारे डेली लाइफ में हम लोग हमेशा ऑब्जर्व किए होंगे, चाहे वॉल्यूम कितना भी तेज हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन क्वालिटी के कारण हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा में आपने नोटिस किया होगा कि लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को सेम वॉल्यूम पे सेम एज पे बजाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग समझ पाते हैं कि कौन क्या बजा रहा है। तो ये किसके कारण हो पाता है, क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड हेल्प्स टू डिटरमाइन, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कि विच काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इज गोइंग प्लेइंग। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग को ऐसे साउंड को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है। आगे अब हम लोग देखेंगे किसी साउंड का इंटेंसिटी को किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो साउंड इंटेंसिटी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना साउंड कवर हो पा रहा है। ठीक है।
तो उसको हम लोग बोलते हैं साउंड इंटेंसिटी। तो सिंपल देखेंगे, साउंड इंटेंसिटी इज द साउंड पावर पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में जितना भी हमारा साउंड कवर हो पाता है, एक यूनिट एरिया में, जैसे देखिए इस डायग्राम को देख के आप देख पा रहे होंगे कि एक यूनिट एरिया में जितना भी साउंड यहाँ पे कवर अप हो पा रहा है, ये क्या है, उस साउंड का इंटेंसिटी है। इसका यूनिट की बात करूं तो वाट पर स्क्वायर होता है। क्या होता है, वाट पर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग ने ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो साउंड के रिगार्डिंग पढ़ा। अब हम लोग के लिए जो देखने वाली चीजें हैं वो है ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे साउंड को सुनते हैं और हर साउंड हम लोग के लिए नहीं होता है। हर साउंड का एक कैटेगरीज है, हर साउंड कुछ कहता है। तो चलिए उसी के बारे में समझते हैं। तो साउंड ऑफ कैटेगरीज की मैं अगर मैं बात करूं, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड को, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंफ्रासोनिक, जो उसका अगर फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करो किस क्या होता है, बिलो 20 हर्ट्ज होता है। लेकिन ऑडिबल साउंड जिसको हम लोग डेली लाइफ में हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, उसके अंडर में क्या आता है, तो देखिए उसका रेंजेस क्या है। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजेस बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड द ऑडिबल साउंड। द ह्यूमन बीइंग्स कैन हियर द साउंड रेंज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो हम जिस आवाज को हम लोग सुन पाते हैं, वही हम लोग के लिए ऑडिबल साउंड है। और अल्ट्रासोनिक में क्या होता है, अबव 20,000 हर्ट्ज। इस डायग्राम को समझते हैं। 20 हर्ट्ज के जो बिलो का साउंड है, आप यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे कि एलिफेंट उसको इजिली ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक को हम लोग इजिली सुन पाते हैं। लेकिन उससे ओवर की अगर मैं बात करूं तो ये जो बेट होते हैं, चमगादड़ होते हैं, ये इसका यूटिलाइज बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। ये हम लोग के लिए ऑडिबल नहीं है। कुछ फैक्ट है जो हम इसके रिगार्डिंग देखते हैं। क्या है कि कुछ जो एनिमल्स है 20,000 से ज्यादा जो हमारा ऐसे मतलब फ्रीक्वेंसीज को ऐसे सुन पाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो 20,000 की बात करो तो उसके पास में आता है हमारा डॉग। डॉग के पास ये कैपेसिटी है, बेट के पास ये क्वालिटी जिसका यूज भी है। द पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी विजल्स विच डॉग कैन हियर बट ह्यूमंस कैन नॉट। अगर अल्ट्रासाउंड की बात करूं, अल्ट्रासोनिक की बात करूं, अगर इस रेंजेज पे कोई भी साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है, चाहे पुलिसमैन के द्वारा वैसा विशल का यूज किया जा रहा हो या फिर ऐसा कोई साउंड प्रोड्यूस किया जाए, तो डॉग जो है उसको इजिली रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन हम लोग उसको एकदम बिल्कुल नहीं सुन सकते। और बेट जो चमगादड़ उसको भी ऐसे ऑब्जर्व करता है। ठीक है। दी अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट जितने भी हैं फैमिलियर टू यूज इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम। और इसी के बेसिस पर ये जो अल्ट्रासोनिक हमारा जो भी ये जो फ्रीक्वेंसी रेंजेज है साउंड के, इसी के कॉन्सेप्ट से हमारे कितने भी अल्ट्रासाउंड वाले जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी मशीन हैं आज हमारे मेडिकल फील्ड में देखने को मिल रहा है, ये सब सारे का यूज इसी साउंड के बेसिस पर हमारा ऐसे मतलब ट्रीटमेंट में लाया जा रहा है। ठीक है। तो बहुत सारे हर रेंज के साउंडेड का अपना अपना पर्टिकुलर यूज है जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। बट मोस्ट कॉमन हमारा जो रेंजेज है वो है 20 to 20,000 हर्ट्ज, जो कि ऑडिबल साउंड में काउंट हो रहा है। तो इस तरीके से ये कुछ हमारे रेंजेस ऑफ साउंड है जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन ईयर की। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन ईयर। ये आप ऐसे ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, लेवल डायग्राम है जिसमें से हम लोग ऐसे पूरे स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन ईयर्स को हम लोग देखा जाए तो ऐसे बेसिकली इसको थ्री पार्ट्स में ऐसे कैटेगराइज किया गया है। एक है हमारा आउटर ईयर, दूसरा है मिडिल ईयर एंड थर्ड है इनर ईयर। आउटर ईयर की मैं बात करूं तो आउटर ईयर में दो चीजें हम लोग को बेसिकली देखने को मिलती है, एक है एयर ट्यूब एंड फिर है पीना। अगर हमें मिडिल ईयर की बात करूं तो इंटरलॉक बोन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ईयर ड्रम्स देखने को मिलते हैं। और इनर ईयर की ओर हम लोग को देखने को मिलता है ऑर्गन ऑफ बैलेंस, ऑडिटरी नर्व्स, ऑर्गन ऑफ हियरिंग। सिंपली अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो वन बाय वन थोड़ा सा देख लेते हैं कि आउटर ईयर में क्या होता है, कि इसमें से सिंपली क्या क्या रहता है देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द विजिबल आउटर पार्ट ऑफ ईयर कॉल्ड पीना एंड द ईयर ट्यूब। यहाँ पर क्या होता है, एक ईयर ट्यूब भी देखने को मिलता है। द ईयर ड्रम इज टाइटली स्ट्रेच मेम्ब्रेन that separates the outer ear from the middle ear। और यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा ईयर ड्रम है, यही है जो कि हमारा आउटर ईयर को और मिडिल ईयर को आपस में सेपरेट करता है।
मिडिल ईयर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द थ्री वेरी टाइनी इंटरलॉक्ड बॉन्स, जो कि यहाँ पर देख पाएंगे ये जो हमारे थ्री लाइन्स है, इससे इंटरलॉक्ड बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। द इनर मोस्ट बॉन्ड इज कनेक्टेड टू द इनर ईयर थ्रू अ टाइटली विंडो। और इतना ही नहीं, ये जो बॉन्ड्स के हेल्प से हमारा क्या होता है, इनर ईयर आपस में टाइटली एकदम टाइटली ऐसे क्लोज पैक्ट बॉन्डेड रहते हैं। फिर अगर मैं इनर ईयर की बात करूं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, क्वाइल्ड ऑर्गन ऑफ द हियरिंग एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। यहाँ पर क्या होता है, एक लपेटा हुआ हमारा ऑर्गन्स होता है जो सुनने का काम में हमारा हेल्प करता है, और कुछ कैनाल्स है विच आर ऑर्गन ऑफ बैलेंस एंड ऑडिटरी नर्व्स, जो किसके साथ है से मतलब टाई अप रहता है, ऑडिटरी नर्व्स के साथ। ठीक है, ये काम कैसे करता है, तो थोड़ा सा इधर वाले वैसे पैराग्राफ को समझते हैं। अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट causes air molecules to vibrate। ठीक है, when these vibrations reach our ear they are collected by the pinna and funneled into the ear tube। और जब पीना उसको ऐसे मतलब कलेक्ट करती है तो उसको कहाँ पे धक्का मार के भेज देती है, ईयर ट्यूब के पास। these then strike the eardrum, फिर ये किससे टकराता है, ईयर ड्रम से, which starts vibrating with the same frequency, जिस फ्रीक्वेंसी से वो अंदर तक आए उसी फ्रीक्वेंसी से वो अंदर तक क्या होता है, वाइब्रेटिंग करता है। This causes the delicate bonds of middle ear to vibrate। और ये जो bonds हम लोग ने देखा इंटरलॉक bonds, वहां पे भी उसको वाइब्रेट करना स्टार्ट करवा देता है। These bonds amplify the vibration, और उस वाइब्रेशंस को पूरी तरह से एम्पलीफाई करके जो bonds है क्या करता है, ट्रांसमिट करता है देन टू ईयर, इनर ईयर तक उसको पहुंचाता है। The vibrations stimulate tiny hair cells in the hearing organ which send a signal to the auditory nerve। अब यहां से क्या होता है कि वहां पे एक हेयर सेल्स होता है, अभी हमने बताया था ना क्वाइल्ड ऑर्गन्स, तो क्वाइल्ड ऑर्गन्स क्या करता है कि पूरी तरह से उसको कैसे कलेक्ट करने के स्टिमुलेट करके इसको क्या करता है, वो पूरी तरह से सेंड करता है उस सिग्नल को ऑडिटरी नर्व के पास ऑफ आवर नर्व सिस्टम, और हमारे नर्व सिस्टम के पास। द ऑडिटरी नर्व टेक्स द सिग्नल टू द ब्रेन एंड वी कैन देन हियर द साउंड। हम लोग जितना आसानी से अभी सुन पा रहे हैं, इस सुनने की प्रोसेस में आप देखो इतने सारे प्रोसेस होते हैं, तब जाके एक ह्यूमन ईयर हमारा प्रॉपर तरीके से किसी की बातों को, किसी भी वाइब्रेशंस को, किसी भी साउंड को हमारे ब्रेन तक इस तरीके से पहुंचाते हैं, तब जाके हम लोग उसको क्या कर पाते हैं, इंटरप्रीट, और देन वी कैन रिप्लाई। तो ये एक प्रोसेस है जिसके हेल्प से एक साउंड हमारे कानों तक पहुंचती है और इस तरीके से हम लोग सुनते हैं। ठीक है, अगर ये हमारा प्रोसेस में अगर एक भी सीक्वेंस इधर से उधर हुआ तो हमारा जो मैसेज हमारे कानों दिमाग तक पहुंच रहा है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ह्यूमन ईयर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है साउंड के लिए, और इसको हमेशा एक सेंसिटिव ऑर्गन्स में काउंट किया गया है, जिसको हमेशा एक अच्छे प्रोटेक्शन के साथ हम लोग को देखभाल करनी चाहिए। अब आगे बात करेंगे साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन। अब हम लोग बोलते हैं वो साउंड कहाँ से निकलती है, तो इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिंपल सा देखेंगे इस डायग्राम को। हमारे जो ऐसे थ्रॉट जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, उसमें एक लैरेंक्स होता है जिसमें से कुछ ऐसे हमारा इस तरह का वोकल कॉर्ड देखने को मिलता है, इसी की रिगार्डिंग पढ़ेंगे। वी प्रोड्यूस साउंड इन द larynx of our throat। The larynx has the two vocal cords which are folds of tissue with the slit-like opening between them। एक slit-like opening tissues है जो हमारे गले के बीच में होता है, जो ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। ठीक है, जहां से हमारे एयर क्या होता है वहां से पास होते हैं और वहीं पे ब्लॉक भी होते हैं। तो वही होता है व्हेन वी स्पीक एयर पासेस थ्रू द ओपनिंग एंड वोकल कॉर्ड्स। वहां से क्या होता है, जब हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं तो वहां से वेयर पास होता है और वहां पे स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने के बाद वो वोकल कॉर्ड के साथ मिलकर क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और उसी वाइब्रेशंस के हेल्प से हम लोग ऐसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके कारण हमारा ह्यूमन बींग्स क्या करता है, किसी भी साउंड को प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस के बारे में, बहुत ही बेसिक सा चीज है जो देख लेते हैं। म्यूजिकल साउंड की बात करूं तो सिंपल सा दिमाग में रखना, रेगुलर वाइब्रेशंस ऑफ साउंड प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड, वेयर एज इरेगुलर वाइब्रेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस नॉइस। जैसे कि इस हैमर वाला एक्शन को देख लो, जब ठक ठक की आवाज आती है तो कितना एकदम हम लोग को एकदम इरिटेशन लगता है, लेकिन वही बगल में कोई गिटार बजा रहा है तो कान आड़ के अच्छे से सुन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां एक कंटिन्यू वे में एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया गया है जो हमारे कानों तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग उसको ऑब्जर्व भी करते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं।
लेकिन जब रुक रुक के कोई आवाज आ रहा होता है ना, तो इरिटेशन का लेवल बस सातवें आसमान पे हो जाता है, जो किस में काउंट करते हैं, नॉइस में। तो नॉइस और म्यूजिक में इतने ही ध्यान में रखना है, एक कंटिन्यू फॉर्म और एक डिसकंटिन्यू फॉर्म, ठीक है, किसका, ऑफ साउंड वेव। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस की। नेक्स्ट जो एक ब्रीफ तरीके में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं नॉइस पॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, जिस तरह से हमारा नॉइस प्रोड्यूस हो रहे थे, तो जब ये नॉइस प्रोड्यूस जिस भी तरीके से हो रही हो, ये हमारे किसको प्रोड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, नॉइस पॉल्यूशन। तो सिंपली देखेंगे कि एन अनप्लेजेंट डिस्टर्बिंग साउंड especially one that is loud is called the noise। ठीक है, हम लोग देखेंगे जो देखे थे कि इनरेगुलर वाइब्रेशन जो हमारा नॉइस को प्रोड्यूस करता है, उसी के साथ साथ जितने भी ये एक्सेसिव नॉइस होते हैं, ये सारे सराउंडिंग क्या कहलाते हैं, नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, ये सब कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, हमारे ट्रैफिक पे देखने को मिलता है, मशीन फैक्ट्रीज में देखने को मिलता है, बहुत सारे मिक्सर्स ग्राइंडर्स में देखने को मिलता है। तो हमारे आसपास के सराउंडिंग में जितना भी इस तरह का नॉइस हो रहे हैं, एक्सेसिव साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, आजकल तो मोस्ट पॉपुलर नॉइस पॉल्यूशन में बेस्ट एग्जांपल शादी विवाह में जो डीजे चल रहे हैं, ये सब सारे किसके एग्जांपल्स हैं, नॉइस पॉल्यूशन। लेकिन इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, अगर देखें तो बहुत सारे नंबर्स ऑफ इफेक्ट, लेकिन कुछ की बात मैं अगर करूं तो इसके कारण अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग नॉइस पॉल्यूशन के कारण लोग बहुत सारे परमानेंट हियरिंग लॉस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहरे होते जा रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारा ईयर ड्रम है पूरी तरह से क्रैक होते जा रहे हैं, ब्रेक होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और वो काम करने लायक नहीं है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जितने भी 70 डेसिबल से ऊपर का जो हमारा इस तरह का आवाज साउंड एंड वॉल्यूम्स देखने को मिलता है, ये हमारे जो हियरिंग लॉस है उसको तो ये बुरी तरह से कम कर ही रहा है, साथ ही साथ इससे रिगार्डिंग जितने भी हमारे बॉडीज में हमारा सेंसेशन है उसको भी ये इफेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें हैं जो कि जैसे कि ब्लड प्रेशर हो, नर्व टेंशन हो, ब्रेन टेंशन हो, जितने भी इसके साथ डिप्रेशन हो, और कुछ अगर मैं बात करूं तो ये सब सारे हमारे किसके कारण हो रहे, ड्यू टू नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, कैसे हम लोग नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो सिंपल सा क्या बात है, प्लानिंग लैंड यूज टू रिड्यूस साउंड, फॉर एग्जांपल मेकिंग ट्री लाइन बफर जोन बिटवीन दी रेसिडेंशियल कॉलोनीज। सिंपल सी बात यही है कि जिस भी जगह पे ज्यादा से ज्यादा साउंड हो रहा हो, वहां पे ऐसा प्लान करें, ऐसा पोस्टर और ऐसा कुछ भी ऐसे मतलब अवेयरनेस रखें कि लोग वहां पे साउंड एकदम बिल्कुल ना करें। जैसे आप लोग ने बहुत सारे ऐसे ऐसे व्हीकल्स में या बहुत सारे ट्रक्स में या बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह पे होर्डिंग भी देखे होंगे कि नो नो हॉर्न प्लीज, ऐसा कुछ ऐसे आपको ऐसे होर्डिंग देखने को मिलता है। पूरी तरह से नो साउंड जोन, इस तरह का आप लोग को इंडिकेशन देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि किस जगह पे साउंड देना है, कहाँ पे साउंड नहीं करना है, कहाँ पे हॉर्न मारना है या नहीं मारना है। ये सब सारी चीजें जो आजकल अवेयरनेस का काम कर रहा है, ये सब सारी चीजें हमारे नॉइस कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कभी कभी हम लोग को ऐसे इस तरीके का ज्यादा से ज्यादा मशीनरीज और मोटर व्हीकल्स पे ध्यान देना चाहिए जिसमें कि बहुत ही लो लेवल पे साउंड इमिट्स हो। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण ऐसे बहुत सारी चीजें जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। कोशिश करें कि जहां भी हम लोग का ऐसे मतलब जिस जगह पे भी रहते हैं, हम लोग को अपना घर के विंडो पे ऐसा ऐसे डबल ग्लास ऐसे ग्लास को ऐसे लगा कर रखना चाहिए, जिससे कि वो हमारे घर को पूरी तरह से नॉइस से ऐसे दूर रख सके। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं। यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट है, आप लोग ऐसे वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें से क्या हो सकता है, आप नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर ओवरऑल देखें कि पूरे चैप्टर में हम लोग ने किया क्या इतने देर में, तो इस फ्लो चार्ट से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो साउंड की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ने साउंड के बारे में पढ़ा। अगर इसकी ऐसे मतलब पहली की बात करूं तो बात होती है किस प्रोड्यूस बाय, किससे प्रोड्यूस होता है, ये वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन किस तरह का होता है, दो तरह का यहाँ पर वाइब्रेशन हो सकते हैं, एक हो सकता है रेगुलर और एक हो सकता है इरेगुलर।
अगर रेगुलर वे में होता है तो म्यूजिकल साउंड देखने को मिलता है, जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से हम लोग ऐसे इसको नोटिस कर सकते हैं। अगर इरेगुलर में बात करें तो नॉइस प्रोड्यूस होता है, जिससे कि नॉइस पॉल्यूशन और इसके रिगार्डिंग जो भी कुछ चीजें हम लोग ने देखा। अगर इसको साउंड के रिक्वायर्ड की बात करूं तो यहाँ मीडियम टू ट्रेवल में हम लोग को चाहिए सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सारे मीडियम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, इसमें ऐसे हम लोग ने 3 करेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। ठीक है, एक है लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटीज। अगर लाउडनेस की बात करें तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये उसके एम्पलीट्यूड पे ऐसे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसी तरह से जो क्वालिटी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के उसके हार्मोनिक्स पे ऐसे डिपेंड करती है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो हर तरह का फ्रीक्वेंसी का अपना अपना रेंजेज है, जिसमें से 2 चीजें देखी थी, एक ऑडिबल रेंज देखे थे। तो सिंपली हम लोग यहाँ देखेंगे तो एक ऑडिबल रेंज में हम लोग ने देखा था 20 से 20,000 हर्ट्ज, और उससे जो लेस देन और ग्रेटर देन हो वो सारे हमारे क्या होते हैं, इनऑडिबल रेंज। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग ने इस सारी चीजों को बहुत ही बारीकी से समझा। आई होप कि ये आपके लिए, आपके कॉन्सेप्ट के लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। आप लोग इसको अच्छे से ऐसे पढ़ने के साथ साथ इसका अगर एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए अगर आप लोग चले तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो। अगर आप लोग को अब अगर वीडियो अच्छा लगे हो या किसी भी तरीके से कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में तो आप ऐसे इसको ऐसे बताओगे ही, लेकिन साथ साथ अगर अच्छा लगे तो इसको आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल से जुड़े रहो, ताकि इससे रिगार्डिंग, आपके सब्जेक्ट से रिगार्डिंग और भी जो भी चीजें, जो भी कंटेंट है, हम लोग ऐसे धीरे धीरे कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे और हर चीजों को बहुत ही बारीकी से कवर अप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।